तो लास्ट लेक्चर्स में हमने सीबॉर्न स्टार्ट किया था। सीबॉर्न में हम लोग ने पढ़ा था सीबॉर्न आफ्टर ऑल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने सीबॉर्न में कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने लाइन प्लॉट पढ़ा था। लाइन प्लॉट को कैसे प्लॉट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम ग्राफ से समझ सकते हैं लाइन प्लॉट में, वो चीज़ों को पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्ट प्लॉट पढ़ा था, जिसको हम मैथ प्लॉट में हमने हिस्टोग्राम यूज किया था, वही सेम चीज सीबॉर्न में आप डिस्ट प्लॉट के नाम से जानते हैं, वो हमने पढ़ा था। उससे कैसे इंफॉर्मेशन गेन की जाती है वो पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने बार चार्ट पढ़ा था, ओके। तो बार चार्ट के बाद हम आते हैं स्कैटर प्लॉट में। अब स्कैटर प्लॉट में हम कैसे सी बॉन्ड में प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट, वो हम पढ़ेंगे आज, ओके। तो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ क्लास। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही होगी अब स्कैटर प्लॉट के लिए। यस सर। ओके। हम्म। तो स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करने से पहले सबसे पहले आप जैसे कोई भी नई फाइल यूज करते हो, तो नई फाइल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट लाइब्रेरीज करनी होंगी। लाइब्रेरीज में कौन कौन सी लाइब्रेरी डालोगे, जैसे आपको नमपाई एज एनपी आप डालोगे, आप इंपोर्ट कराओगे पंडास एज पीडी, आप प्लॉट कराओगे मैथ प्लॉट लिब एज अ पाई प्लॉट, ठीक है। सॉरी, मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। फिर उसके बाद सी बॉर्न एज ए एसएनएस, ठीक है। तो आप ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आप अपलोड कराओगे। तो अब जैसे कोई नई फाइल यूज करते हैं देन मुझे भी अपलोड करानी पड़ेगी, अदरवाइज हम ये पुरानी फाइल ही मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने ऑलरेडी अपलोड करा रखा है। इफ यू वांट यू कैन अपलोड अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अब स्कैटर प्लॉट करना है तो मुझे एक डेटा सेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो डेटा सेट जैसे आपको याद होगा, मैंने डेटा सेट कई टाइप से आपको बताए थे। या तो डेटा सेट आप खुद से भी बना सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा डेटा सेट डाउनलोड करने का आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक डेटा सेट का नाम पता है, ठीक है, तो उसका नाम डालो गूगल में और डॉट सीएसवी करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तीसरा तरीका है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई वेबसाइट मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैगल.com के लिए, KAGGLE, कैगल.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक एक और तरीका बताया था, GIT हब, जहाँ से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस उस डेटा सेट का नाम ले लो और नाम यहाँ पर कमांड के थ्रू लोड करा लो अपने में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे आपको डेटा सेट का नाम पता मालूम है, तो आप उसके लिए कमांड यूज करोगे। कमांड क्या था, SNS.load_data सेट, ओके। और उसके बाद ब्रेसेस ओपन करके एज अ स्ट्रिंग उस डेटा सेट का नाम डाल दोगे। जैसे आज हम टाइटैनिक का डेटा सेट का यूज करेंगे, ओके। तो अब इसमें मैंने क्या किया था कि GIT हब जो मैंने आपको बताया था, वहां से आपने इस डेटा सेट का नाम लिया और इस कमांड के थ्रू उसको लोड करा लिया। तो फर्स्ट टाइम आप जब भी इस कमांड को यूज करेंगे देन यू हैव टू नीड इंटरनेट, ओके। अगर इनकेस आप पाइथन का आइडियली यूज करते हो या पाइचार्म यूज करते हो या आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो या स्पाइडर यूज कर रहे हो या जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपको इस फाइल को लोड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप कभी भी इसको यूज करते हो, इस डेटा फ्रेम को यूज करोगे, देन कोई जो ही नहीं है कि आपको इंटरनेट की जरूरत पड़े।
ठीक है। बट आज हम किस में काम करें, कोलैब में। तो कोलैब में आपको हर एक चीज रन कराने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट में ही काम करता है। ठीक है। तो अब हमने आज क्या किया कि एक टाइटेनिक नाम का डेटा सेट है जो हमने जीआईटी हब वेबसाइट से लोड कर लिया। अब उसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो वेरिएबल में हम डालते हैं टाइटेनिक अंडरस्कोर डेटा फ्रेम इज इक्वल टू, ठीक है। और इसी डेटा फ्रेम को हमने कॉल करा लिया, टाइटेनिक अंडरस्कोर डी। रन करा के देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक डेटा सेट पूरा आ गया सामने। ठीक है। अब आपको याद होगा कि टाइटैनिक एक मूवी भी सबने आपने देखी होगी। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसमें कई लोग सफर कर रहे होते हैं। बट उसका अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी आइसबर्ग से टकराने के बाद, और उसमें लोग कई मर जाते हैं। ठीक है। जिसमें कुछ मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। ठीक है। तो उसी टाइप का एक डेटा सेट यहाँ पर है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किन्होंने कितना किराया दिया था, किस क्लास में वो सफर कर रहे थे, या कितने लोग बचे हैं, कितने लोग मर गए हैं। ये इस टाइप का सब डेटा हमारे पास यहाँ पर इस डेटाबेस सेट में है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका सर्वाइव्ड है, कितने बचे हैं, कितने मर गए हैं। ठीक है। पी क्लासेस है, कौन सी क्लास के हैं, कौन सा सेक्स है उनका, उनकी एज ग्रुप क्या है। ठीक है। आपके पार्ट्स है, फेयर्स है, क्लास है। हु में हु एक कॉलम है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि वो मेल्स हैं कि फीमेल्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एडल्ट के लिए आप जान सकते हो कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं। ठीक है, एडल्ट मेल के लिए। और उसके बाद अलोन है, वो अकेले हैं कि किसी के साथ में है, अलाइव है, जिंदा है कि मर गए। दीज टाइप ऑफ कॉलम्स आर हियर इन दिस डेटा फ्रेम। ओके। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दो, कोई भी एक्स और वाई कॉलम्स लेकर इस इसको स्कैटर प्लॉट को प्लॉट कराना है। ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मुझे एज का हम एक कॉलम ले लेते हैं, और साथ में एक वाई के लिए हम फेयर ले लेते हैं। ठीक है। तो एज और फेयर के टाइप का एक एक्स और वाई लेकर स्कैटर प्लॉट प्लॉट कराते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे प्लॉट कराएंगे। तो एस एन एक्स डॉट स्कैटर प्लॉट मैसेज ओपन किया, एक्स वैल्यू ली। और यहाँ पर देखो, आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपके स्कैटर प्लॉट की, जहाँ पर आपको एक्स लेना है, वाई लेना है, ह्यू का यूज़ करना है, स्टाइल का यूज़ करना है, साइज का यूज़ करना है, डेटा है, पैलेट है, ह्यू ऑर्डर है, ह्यू नॉर्म्स है, साइजेस है, साइज ऑर्डर है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक्स है। तो एक्स के लिए मैंने क्या कहा आपको, मैं एज लेता हूँ, इसको एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर शो करेंगे। और सेकेंड है वाई के लिए। वाई के लिए मैंने आपको क्या बताया कि मैं लेता हूँ फेयर। ठीक। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सी बॉन्ड में हमेशा जो भी डेटा सेट लिया जाता है वो एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लिया जाता है। ठीक है। तो हमने डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लिया जाता है, एक थर्ड वेरिएबल होता है जिसको डेटा कहते हैं, उस डेटा में डेटा सेट को हम कॉल कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटा थर्ड वेरिएबल लिया, और वहां पर डेटा फ्रेम को कॉल करा लिया। ये हमारा डेटा फ्रेम था जिसको यहाँ पर कॉल करा लेते हैं। ओके। और से अब हमें स्कैटर प्लॉट शो कराना है तो डायरेक्टली भी हम शो करा सकते हैं, बट उसके साथ एक डेफिनेशन आती है। और मैंने आपको बताया था, अगर पीएलटी आप वो सॉरी पाइथन आप आइडियल यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज दिस कमांड श्योरली। अदरवाइज आप किसी और उसमें प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हो तब इसकी जरूरत नहीं है, बट इस टाइप की डेफिनेशन एक आएगी। वो डेफिनेशन क्या है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये आपका स्कैटर प्लॉट प्लॉट हो गया, ये एक डेफिनेशन आ रही है, इस डेफिनेशन को भी आपको हटाना है। तो सिंपल आप पीएलटी डॉट शो का यूज कर लो। ठीक है। तो उसके बाद ये डेफिनेशन नहीं आएगी आपकी, देख लो। ठीक है। तो आपका एक ये स्कैटर प्लॉट प्लॉट हो गया, जहाँ पर ये पॉइंट पॉइंट वाइज दिख रहा है। बट आप ये देख सकते हो कि इसमें आपको कुछ रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रही है कि एज और फेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। तो आप इसके साथ कुछ आपको नॉलेज भी गेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा आपको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एज ऑफ फेयर के साथ हम ह्यू ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है। ह्यू का दिखाता है कि आपके इसमें जो एज है, ठीक है, उसमें एज किसकी है, मेल की है कि फीमेल की है, किसकी अलग अलग करके इस तरह देख सकते हैं आप। ठीक है। तो अगर हमें एज का इसमें शो करना है तो ह्यू का यूज करेंगे। और ह्यू को मैं इसी में यूज कर लेता हूँ,
यू का यूज करते हैं इज इक्वल टू, और जो मैंने कॉलम दिया सेक्स का। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं आपका सेक्स आ गया मेल एंड फीमेल। ब्लू से आप देख सकते हो, ब्लू डॉट्स जो आपको दिखेंगे वो आपके मेल्स के हैं, और जो फीमेल है वो आपका ऑरेंज है। ठीक है, अब आप इससे देख सकते हो कि फीमेल ने ज्यादा फेयर दिया है। आप जितना भी यहाँ पे देखो बाई आपका फेयर है, तो जितने भी आपको ऑरेंज डॉट्स दिख रहे हैं वो ऑरेंज डॉट्स किसके हैं, फीमेल के हैं। तो आप देख सकते हो कि मेल से ज्यादा फेयर किसने दिया है, फीमेल्स ने। ठीक है, और मेल ने कम दिया है। बट जरा देखो लेफ्ट में, जो मेल फीमेल है वो कम एज वाले भी हैं। यहाँ देखो बहुत सारे मेल फीमेल्स आपके कम एज के भी हैं, तो उनमें हम रिलेशनशिप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कम एज वाले रिलेशनशिप का क्या मतलब है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पर्टिकुलर एज को डिवाइड करके हम देखेंगे कि कौन है मेल, कौन है फीमेल और कौन है चाइल्ड। क्योंकि कम एज वाले, अब आप खुद समझ सकते हो कि ये चाइल्ड ही होंगे कम एज में। तो अब इनको भी अलग करते हैं। तब इनको अलग कैसे कर सकते हैं, स्टाइल का यूज करके। और स्टाइल का यूज करके हम कौन से कॉलम को यूज करेंगे, जहां पर मेल फीमेल और चाइल्ड दिख रहे थे वो यहाँ पर हु के उससे। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। कॉमा स्टाइल इज इक्वल टू हु। अब जरा इसमें देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखो अब जो है आपको डेटा पॉइंट चाइल्ड का भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो जो स्क्वायर डेटा पॉइंट होगा वो आपका चाइल्ड का है। तो अब यहाँ पर देखो जो आपके स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे होंगे वो आपके चाइल्ड के दिख रहे हैं। ठीक है, और उसमें कितने मेल है और कितने फीमेल है वो भी आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब ये काफी छोटा डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इसको अगर बड़ा करना चाहो तो वही ये सेम आपके पीएलटी फिगर का इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब और देखते हैं। अब जैसे चाइल्ड वाला तो हमारा यूजलेस है, क्योंकि चाइल्ड का तो हम इतना ज्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है। पर आपका मेल और फीमेल से ही आपको अच्छे समझ में आएगा इस ग्राफ में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम अगर डेटा पॉइंट्स में मेल और फीमेल के डेटा पॉइंट्स को हम बड़ा करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइज का यूज करेंगे। ओके, तो कॉमा लिया और साइज का यूज करेंगे, SIZ इज इक्वल टू, और साइज किस में लगाते हैं, हु में ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें मेल फीमेल और चिल्ड्रंस का एक साथ दिखाई दे रहा है। तो हम मेल और फीमेल का ही ऑटोमेटिकली आपका साइज का बड़ा कर देगा ये हु। अब देखो, आप पहले क्या था, पहले सारे इक्वल थे, बट अब यहाँ पर ये छोटे हैं और ये मेल और फीमेल के पॉइंट्स बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका साइज का बड़ा कर सकते हैं। तो ये मेनली विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप हर चीज का मतलब समझो कि किस लिए क्या चीज यूज की जा रही है। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स भी बड़े दिखने लगे। अब इसका यूज करेंगे हम टप्पल को यूज करने के बाद। ठीक है, अब क्या है कि आप साइज और ज्यादा बड़ा करना चाहते हो, ठीक है, जिससे आप और अच्छे से समझ सको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टप्पल का यूज करेंगे और टप्पल में हम साइज दे देंगे कि इसको और कैसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यूज करते हैं साइजेस इज इक्वल टू, और टपल्स यूज करेंगे, और टपल कितना हम रखते हैं, 100, 400 फॉर एग्जाम्पल रखते हैं। तो देखना क्या होगा, ये देखो आपके ये साइजेस और ज्यादा बड़े हो गए, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से मेल्स हैं और कौन से फीमेल्स हैं। तो सर्किल वाले जो बिग सर्किल्स है वो मेल के लिए, और जो आपके क्रॉस है वो आपका फीमेल है। ठीक है, अब फिगर को बड़ा करने करके देख लेते, चलो फिगर भी बड़ा कर देते हैं। फिगर कैसे बड़ा करते हैं, PLT डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू 10,6। ओके, ये आपका फिगर बड़ा हो गया। ठीक, तो इस टाइप से आपको अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कैसे ये बन रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन से लोग ज्यादा जिंदा बचे हैं। ठीक है, तो जो अब डीएफ में आप ये देख सकते हो कि कौन से लोग ज्यादा जिंदा बचे हैं, आपको ये देखना है, मेल है फीमेल है कि बच्चे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको पता करना है कि कौन से। तो अब यहाँ पर कौन सा आपको डेटा सेट में पता चल रहा है कि किससे आप ये पता कर सकते हो,
ये देखो अलाइव, ठीक है। अलाइव में आप देख सकते हो कि कौन से लोग जिंदा बचे हैं, ठीक है। तो हम स्टाइल में अब क्या करेंगे, अलाइव का यूज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी, और ये ह्यू में भी अलाइव का यूज करेंगे, बाकी सेम टू सेम रखेंगे, ठीक है। तो अलाइव उठाते हैं और अलाइव ह्यू में रखेंगे, ओके। और स्टाइल में रख देंगे अलाइव, और ये की जगह हम हु डाल देंगे, जिससे मेल फीमेल का पता चल जाएगा, ठीक है। और वाई को फेयर ही रखते हैं, बाकी सब सही है। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि अब हु, हु में मतलब क्या है, आपके मेल फीमेल और बच्चे आ जाएंगे, चाइल्ड आ जाएंगे। और हमें यू से पता चल जाएगा कौन कौन जिंदा है, और स्टाइल में भी आपको ये पता चलेगा कौन कौन से लोग जिंदा है, ठीक। तो अब बड़ा कर देते हैं, रन कराया। अब यहाँ पर देखो, मैन, विमेन एंड चाइल्ड, इस टाइप से आपका स्कैटर प्लॉट एक प्लॉट हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे क्या हो रहा है कि जो मेल है वो आपके ये हैं, विमेन यहाँ पर है और चाइल्ड यहाँ पर है। अब इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि जो जिंदा बचे हैं वो ज्यादा फीमेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लो अलाइव में क्या है, नो और यस है, तो ऑरेंज जो है वो जिंदा बचे हैं, और जो ब्लू है वो मर गए हैं। तब यहाँ पर देखो, बच्चे और फीमेल्स या विमेन्स, ये आपके ज्यादा बचे हुए हैं, ठीक है। और मेल्स कम बचे हैं। आपको मूवी में भी याद होगा कि सबसे पहले बच्चों को, बूढ़ों को और महिलाओं को, ठीक है, उनको ही बचाया गया था, और मेल्स के लिए बाद में थी। तो वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी दिख रहा है इस डेटा सेट से भी, कि आपकी फीमेल्स और बच्चों को बचाया गया है, मतलब ये अभी जिंदा है, ठीक है। अब क्या हम करते हैं, पैलेट का यूज करते हैं, ठीक है। पैलेट का जैसे आपको याद होगा कलर बार था, वैसे ही यहाँ पर पैलेट का यूज किया जाता है। तो पैलेट का कैसे यूज करेंगे, कॉमा करते हैं, शायद आगे आपको दिखाई ना दे, ठीक है। तो पैलेट का यूज करते हैं, PALETT, स्पेलिंग सही है, पैलेट, ठीक है, PALETTE, ठीक। पैलेट का यूज करेंगे, पैलेट के नाम तो मुझे ज्यादा याद नहीं है। जैसे आप पहले वहां पर भी इन्फर्नो यूज करते थे, इन्फर्नो आर यूज करते थे, मैग्मा यूज करते थे, हॉट यूज करते थे। तो हम करते हैं एक बार, चलो हॉट यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, ये देखो आपके कलर चेंज हो गए, ठीक है। और कुछ यूज करते हैं, इन्फर, INFERNO_R, इसको देखते हैं इन्फर्नो को यूज करके। तो ये देखो इस टाइप से आपके कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह कलर मैप का जैसे वहाँ यूज करते हैं, सेम टू सेम आप यहाँ पर इस तरह से पैलेट का यूज कर सकते हो। पैलेट के बाद आप अल्फा का यू भी यूज कर सकते हो। अल्फा किस लिए होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन, सॉरी, डेटा ट्रांसपेरेंसी के लिए। कुछ हो सकता है आपके डार्क हो जाए, कुछ आपके लाइट हो जाए, इस टाइप से डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं करके, ALPH अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, आपको मालूम ही है। तो अगर मैं 0.2 रखता हूँ, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखो, काफी डेटा पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा लाइट हो गए हैं। अब इसी को मैं 7 कर देता हूँ, तो कुछ डेटा पॉइंट्स आपके डार्क हो जाएंगे। ये देखो, इस टाइप से आप डेटा की ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें काफी चीजें आपको एक साथ दिखेंगी, ठीक है। मतलब क्या है कि आप स्कैटर प्लॉट भी लगा सकते हो, उसी में आप लाइन प्लॉट भी दिखा सकते हो, उसमें बार प्लॉट भी, बार चार्ट भी दिखा सकते हो। इस टाइप से आप स्कैटर प्लॉट में शो कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक साथ एक ही प्लॉट में शो करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट तो सबसे पहले निकाल उठा ही लेते हैं इसको। ये आपका स्कैटर प्लॉट आ गया, ठीक है। हु एंड फेयर के बीच में हटा देते हैं, एज एंड फेयर के बीच में रखते हैं, ठीक। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है कि स्कैटर प्लॉट की जगह हम लाइन प्लॉट प्लॉट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर बार प्लॉट प्लॉट कर देते हैं, ओके। बाकी सेम चीज रहेगी, और यहाँ पर PLT डॉट शो,
तब इस तरीके से आप क्या करोगे, जो आउटपुट आएगा ना उससे आप स्कैटर प्लॉट को भी विजुलाइज कर पाओगे, लाइन प्लॉट को भी विजुलाइज कर पाओगे और बार प्लॉट को भी विजुलाइज कर पाओगे। तब क्या देखते हैं आउटपुट, ये देखो आपको कुछ मतलब हर एक चीज इसमें आप देख सकते हो, बार प्लॉट भी देख सकते हो, ठीक है, और लाइन प्लॉट भी देख सकते हैं और स्कैटर प्लॉट तो आपको दिख ही रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इसका यूज करके ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जगह में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्कैटर प्लॉट का यूज कर सकते हो और ये सी बॉन्ड में आपका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हीट मैप। तो हीट मैप, तो अब हीट मैप पहले समझ लो क्या होता है। हीट मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 2D एरे का, जिसमें हमारे पास कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, जिसमें डेटा सेट को रिप्रेजेंट कलर के फॉर्मेट में किया जाता है। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इसके लिए हीट मैप का ही क्यों यूज करें। तो अब हमारे पास एक डेटा फ्रेम होता है रोज एंड कॉलम्स का, जो उसे विजुलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। अब नाउ डेज जो मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं कि वो फीचर इंजीनियरिंग को यूज करने के लिए हीट मैप का यूज करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए आपका डेटा सेट आता है, उसको यूज करके हम हीट मैप को ड्रॉ करते हैं। अब उसमें मिनिमम फीचर्स लेकर हमारे टारगेट के साथ उसको कोरिलेट किया जाता है, और कोरिलेट करने के बाद तब हम सी बॉन्ड हीट मैप का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे उसको हम विजुलाइज करेंगे, डेटा सेट को विजुलाइज करेंगे और प्लॉट करने में कैसे वो यूज आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम चीज है, आपको सारी की सारी अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, नमपाई के लिए भी, पांडास की भी, मैटप्लॉटलिब की भी और सीबॉन की भी। ये सारी लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट कराओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ import all libraries, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, सेम भाई डेटा सेट चाहिए होगा, ठीक है। तो अब डेटा सेट के लिए आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, वो 2D होना चाहिए और न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम डेटा सेट को हम कलर के फॉर्मेट में बनाते हैं हीट मैप में। तो अब हम एक काम करते हैं, एक 2D फॉर्म का एक डेटा सेट तैयार करते हैं। तो जैसे आपको लिन स्पेस का मालूम याद होगा कि हम एक 2D स्पेस बनाने के लिए लिन स्पेस का यूज करते थे, np डॉट नम्पाई यूज कर रहे हैं यहाँ पर, np डॉट लिन स्पेस कहाँ से कहाँ तक हमको वैल्यूज चाहिए, 1,5 की, और कितनी वैल्यूज चाहिए, 12, ठीक है। मतलब 0 to 11 तक की यहाँ पर वैल्यूज आएंगी एक एरे में। फिर इसको मैंने क्या किया, रीशेप किया, डॉट रीशेप, और कितने बाई कितने की मुझे मैट्रिक्स चाहिए, अब 12 वैल्यूज आएंगी तो 4,3 की, ओके। तो इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में डालते हैं एक्स में, और एक्स को प्रिंट कराते हैं। ये देखो आपके पास एक एरे आ गया जो 4x3 की मैट्रिक्स में है, ठीक है। अब हम इस डेटा सेट को ग्राफिकल फॉर्म में चेंज करेंगे हीट मैप में, जो आपका एक कलरफुल बनेगा। बहुत सारा डेटा सेट होगा तो बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स आएंगे, तो हमें कुछ समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो इस डेटा सेट को हमें दिखाना चाहते हैं, तो आप शो करना चाहते हैं कलरफुल फॉर्म में, इस डेटा सेट को हम हीट मैप में शो करेंगे और उसको हम विजुलाइज करेंगे, जिससे हम उस ग्राफ की इंफॉर्मेशन को निकाल सकें, ठीक है। तो देखते हैं एस एन एस डॉट हीट मैप, और साथ में plt डॉट शो कर देते हैं, रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स डेटा। भाई एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमें हीट मैप में कोई भी वैल्यू नहीं डाली कि हमें आपका शो क्या करना है हीट मैप में। तो हम डालते हैं जो हमारा डेटा सेट है एक्स की वैल्यू, और रन कराते हैं। तो ये देखो इस टाइप से आपका हीट मैप प्लॉट होता है। अब इसमें देख लो आपके 0, 1, 2 तीन आपकी कॉलम्स है, ठीक है, और 0, 1, 2, 3 आपके 4 रोज है, ठीक है। जैसे आपने रिशेप किया था 4,3 के लिए, तो 4 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, वही सेम 4 रोज एंड 3 कॉलम्स आ गए।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कलर मैप, एक कलर बार दिख रहा होगा जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक दिख रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिनियर स्पेस की वैल्यू कहाँ रखी थी, 1 to 5। तो 1 आपका मिनिमम वैल्यू है और 5 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसमें 1 जो मिनिमम वैल्यू है वो डार्क कलर से दिखाई जा रही है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी नियर अबाउट व्हाइट कलर से दिखाई जा रही है। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पर देख लो, 0,3 की वैल्यू ये है, 0,0 की वैल्यू डार्क है। ठीक है, इसी तरह 2,3 की वैल्यू मिनिमम है, मतलब सॉरी मैक्सिमम है 2,3, जिसकी वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पर वाइट है। और 0,0 की वैल्यू यहाँ पर 1 है जो मिनिमम है, तो यहाँ पर डार्क है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं किसी भी डेटा सेट को। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक नॉर्मल एग्जांपल था। अब हम आते हैं एक रियल वर्ड एग्जांपल में। एक डेटा सेट लेंगे हम, उसमें इस टाइप से प्लॉट कराएंगे। ठीक है, तो उससे डेटा सेट के लिए हमें CSV का यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग है, उसका एक डेटा है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज होंगी, कंट्रीज में CO2 एमिशन लेवल लिखा होगा, और भी कई चीजें होंगी। तो एक रियल टाइम का हमारे पास एक डेटा सेट है। तो एक फाइल है जो हुईज है, जो मैंने आपके क्लासरूम में ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको आप डाउनलोड कर लो और यहाँ पर कोलैब में अपलोड कर लो हुईज नाम की फोल्डर। ठीक है, इसको आप करो, फिर उसके बाद हम काम करते हैं। तो वो आप क्लासरूम से आप उठा लो और कोलैब में अपने अपलोड कर लो, देन हम यहाँ पर उसको रीड कराएंगे। ठीक है, तो रीड कराने का कोई मुझे बताएगा कि क्या कमांड होती है? सर pd.read csv। बिल्कुल है, pd.read csv। तो लिखते हैं pd.read_csv path डॉट स्लैश, नाम क्या है इसका, WHOIS.CSV, .csv। अब इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, df वेरिएबल ले लेते हैं और df को ही कॉल करा देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास आ गया एक डेटा सेट पूरा। ठीक है, अब इस डेटा सेट में देखो आप, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर? नंबर ऑफ कॉलम्स आपके, कंट्री नेम है, कंट्री कोड है, इंडिकेटर नेम है, इंडिकेटर कोड है, और 2000 से लेकर 2014 तक। ठीक है, इतने सारे कॉलम्स है जिसमें इनकी नंबर ऑफ कंट्रीज की वैल्यूज दिखा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कंट्री नेम आपके US है, UK है, इंडिया है, चाइना एंड ऑल। ठीक है, कंट्री की कोड है, USA GBR, यूनाइटेड किंगडम को GBR लिखा है, इंडिया को IND, चाइना को CHN। वहां पर इंडिकेट नेम, मतलब इंडिकेटर नेम का क्या है कि वहां पर CO2 एमिशन को दिखाया गया है, किसमें दिखा रहा है, मैट्रिक टन पर कैपिटल में। ठीक है, और उसके इंडिकेटर नेम का कोड डाला गया और साथ में उनकी वैल्यूज हैं, जो 2000 में CO2 की कितनी वैल्यू थी, 2001 में कितनी वैल्यू थी, 2002 में कितनी वैल्यू थी, एंड अप टू 2014 में CO2 की कितनी वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री नेम्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमें दिखाना है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस डेटा सेट को यूज करके हम हीट मैप को शो करेंगे। अब इसमें कुछ कॉलम्स को हमको ड्रॉप करना होगा जो हमारे काम के नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो सी बॉन्ड है केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए आप में यहाँ पर देखो, कोड भी आपका स्ट्रिंग में है, इंडिकेटर नेम भी स्ट्रिंग में है, और इंडिकेटर कोड भी स्ट्रिंग में है, और आपका कंट्री नेम भी स्ट्रिंग में है। तो कंट्री नेम को हम क्या करते हैं कि इसका एक इंडेक्स बना देते हैं कंट्री नेम को, और बाकी इन तीनों को, कंट्री कोड, इंडिकेटर नेम है, इंडिकेटर कोड को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है कि अब आपको क्या करना है कि आपको ड्रॉप करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, df डॉट हेड बार को ऊपर नीचे करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कर देता हूँ।
तो अब यहाँ पर सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि 2 आपके कॉलम्स आ गए, df head 2 का मैंने लगा दिया कमांड, तो आपका डेटा सेट का डेटा फ्रेम की इतनी सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं सामने-सामने, ठीक है? अब मैंने क्या कहा आपको, इसका अगर हमें हीट मैप ड्रॉ करना है, तो हमें क्या करना होगा, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही रखना होगा। तो आपकी जितनी भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ से हटाना होगा, इसका मतलब ड्रॉप करना होगा और कंट्री नेम को हमें इंडेक्स बनाना होगा। ये 2 काम हमारे 2 अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इन 2 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ड्रॉप कमांड का यूज़ करना होगा, ठीक है? तो df डॉट ड्रॉप, ठीक है? सिंपल यूज़ किया। अब उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉलम्स, colms कॉलम्स इज़ इक्वल टू कॉलम्स का नेम देना होगा, कौन-कौन से कॉलम्स हैं, कंट्री कोड, नेक्स्ट कॉलम इंडिकेटर नेम, कॉमा और नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर कोड। ओके, ये तो आपके कॉलम्स नेम हो गए जिनको हमें ड्रॉप करना है। अब ये ड्रॉप किसके लिए, एक्सेस वाइज हमको दिखाना है, तो मैं करता हूँ एक्सेस इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है? तो ये तो आपके ड्रॉप की कमांड हो गई। अब साथ में आपको क्या करना है कि इसको इंडेक्स बनाना था कंट्री नेम को, तो हम क्या करते हैं, डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और इंडेक्स के लिए हमें क्या कौन सा चाहिए, कंट्री नेम, तो मैंने कंट्री नेम ले लिया। ओके, तो ये हो गया और साथ में हमने कर दिया df डॉट हेड और यही तो, ठीक है? अब रन करा दिया, तो ये देखो आपके, ओके सॉरी, ये है आपका df के अंदर इसको हमने डाल दिया और अब करते हैं df डॉट हेड टू। अब देखो, अब जो आपका डेटा फ्रेम बना है उसमें क्या है, कंट्री कोड, इंडिकेटर नेम, यहाँ पर देखो आप, कंट्री कोड, इंडिकेटर नेम, इंडिकेटर कोड यहाँ से ड्रॉप हो गए और जो आपकी इंडेक्स थी ये 01, वो इंडेक्स आपकी कंट्री नेम बन गई है। ओके, और आपके जो बाकी जो डेटा है वो आपका पूरा न्यूमेरिक डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? 2000 से लेकर 2014 तक। ओके, तो इस टाइप से हमने डेटा सेट अपने हीट मैप बनाने के अकॉर्डिंग बना लिया, ठीक है? अब हमें हीट मैप बनाना है, तो हीट मैप बनाने के लिए क्या हमारे पास कमांड है, अब हीट मैप बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, sns डॉट हीट मैप, और यहाँ पर डेटा फ्रेम को कॉल करा लिया हमने, ठीक, plt डॉट शो एज इट इज जो आप यूज करते हैं हमेशा, रन करा देते हैं। अब यहाँ पर देखो हीट मैप आपका बन गया, जहाँ पर देखो आपका कंट्री नेम है जो आपकी इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ पर आपके कंट्री नेम आ गए हैं वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में 2000 से लेकर 2014 तक सारी वैल्यूज है। साथ में यहाँ पर कलर बार है आपका, तो कलर बार में वैल्यूज 2.5 से लेकर 20 तक है, ठीक है? जिसमें मिनिमम वैल्यू आपकी ब्लैक है 2.5 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी वाइट है 20। ओके, तो इस टाइप से आप इस डेटा फ्रेम को समझ सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि अब इसको थोड़ा फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते तो शायद आपको अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। तो मैं इस फिगर को बड़ा कर देता हूँ, plt डॉट फिगर साइज, साइज इज इक्वल टू 16,9, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ प्रॉब्लम आई, पाइप नॉट गुड फिगर, फिगर साइज नहीं होता, फिगर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अब आपका एक डेटा फ्रेम तैयार। हाँ बोलो। सर सर एक बार ड्रॉप वाली कमांड दिखा दो, रन नहीं कर रहा। हाँ ये देख लो बेटा, ड्रॉप वाली कमांड कहाँ है, हाँ ये देख लो,
हो गया कंप्लीट? आगे बढ़े। सर सेम कमांड है लेकिन 01 आ रहा है मेरे में अभी भी। सेम कमांड है, 0 बना रहा है। क्या किया आपने? जरा बताओ मुझे। अपनी स्क्रीन शेयर शो करो। सर 1 मिनट रुक जाओ, एक बार और करके चलो देख देख लो। अच्छा, सर हो गया, मैंने डायरेक्ट डीएफ इक्वल टू नहीं कर रखा था, डायरेक्ट डीएफ डॉट ड्रॉप लिख रखा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हो गया ना फिर? चलो। यस अब सर हो ये गया। हमारे पास, हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास हीट मैप आ गया। अब इस हीट मैप को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कि देखो यूएस में, देखो यूएस स्टेट्स में आपके 2000 की वैल्यू आपकी वाइट है। वाइट का मतलब क्या है कि आप वहां पर CO2 जो एमिशन था वो बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम था। तो यहाँ देखो 20.17 है। 21.17 का मतलब मैक्सिमम CO2 एमिशन है। उसके बाद कलर आप यहाँ पर देखो कि धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। इट मीन्स क्या है कि यूएस ने अपना जो CO2 एमिशन था 2000 से लेकर 2014 के बीच में रिकवर किया है। मतलब क्या है कि उसका जो CO2 एमिशन पहले ज्यादा था वो अब कम होता चला जा रहा है। आप कलर से भी देख सकते हो और यहाँ पर डेटा सेट की वैल्यूज से भी देख सकते हो। यहाँ देखो 16 है 14 में, और यहाँ पर 20 है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। यूके में भी देख सकते हो। यूके में पहले आपका मिनिमम था 8 था, और उसके बाद और ज्यादा कम हो गया 6 है। तो आप यहाँ पर देखो यूके में आपका पहले वॉलेट कलर है, उसके बाद और ज्यादा वो डार्क कलर होते चले जा रहा है। ठीक है। इंडिया में कम ही था। आपका नेपाल, बांग्लादेश जो नियर अबाउट इंडिया की कंट्रीज है उनमें भी CO2 एमिशंस कम ही है। ऑस्ट्रेलिया का देखो, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि यहाँ पर आपका ज्यादा कम होता चला जा रहा है इस तरह से। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि CO2 एमिशंस कलर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये हीट मैप आपका इसीलिए विजुअलाइजेशन के लिए ज्यादा इजी होता है कि जिससे आप प्रॉपर तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है। अब आप कलर बार की कुछ वैल्यूज को अगर आपको सेट करना चाहते हो, जो कलर बार है आपका, यहाँ की वैल्यूज में अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो, उसको सेट करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, वी मिन और वी मैक्स। अभी अब मैं आपको हीट मैप के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका DFE है। अब उसके बाद पैरामीटर्स देखो यहाँ पर। पहले तो आपका डेटा ही था जो हमने DF को कॉल करा लिया, डेटा फ्रेम को। अब उसके बाद आता है वी मिन और वी मैक्स। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में चाहिए तो आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं काफ़ी आपको पैरामीटर्स बता दूंगा, बट सारे पैरामीटर्स ना आपके यूज के होते हैं और यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है उनका। तो जितनी यूज के होंगे आपके पैरामीटर्स वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप दोबारा इसको खोल के वो जो पैरामीटर्स छूट जाएंगे आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे सबसे पहले, वी मिन और वी मैक्स को। तो इसमें आप रेंज दिखाते हो कि जो आपका कलर बार है उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है। तो वी मिन के अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, कॉमा, और वी मैक्स जो होगी उसकी रेंज होगी, यहाँ पे देखो 20 कॉमा कहाँ तक जा रहा है, 20,17 है, राइट। तो हम इसको 21 ले लेते हैं इसको। ठीक है। इज इक्वल टू 21 तक। ओके। तो वी में वी मैक्स की मैंने रेंज ले ली। अभी यहाँ पे देखो 20 है और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2.5 से, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ से रेंज चेंज होती है कि नहीं। ये देख लो
0 से स्टार्ट हो रही है और 20 के ऊपर तक जा रही है, 21 जो मैक्सिमम वैल्यू है व्हाइट कलर की वो 21 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप कलर बार की रेंज चेंज कर सकते हो। अब क्या है कि कलर बार का आपको कलर चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो वही जैसे पैलेट का हम पहले अभी यूज कर रहे थे, वही चीज हम सी मैप का यूज करेंगे। सी मैप इज इक्वल टू, वही पुराना वर्ड हॉट देखते हैं, क्योंकि आपका हॉट यूज करने पर इस टाइप से हो गया। ठीक है, और कोई यूज करते हैं, चलो एक और यूज करके देखते हैं, कूल वार्म। ये ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। कूल वार्म में देखो, कूल जहां पर होगा वहां पर ब्लू होगा और जो वार्म होगा वो आपका रेडिश होगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, आप यहाँ पर देखो, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, नियर अबाउट इंडियन कंट्रीज, वो आपकी कूल है। वहां पर क्योंकि CO2 एमिशन लेवल काफी कम है, इसलिए यहाँ पर ये कूल इन्वायरमेंट है। बट यहाँ पर देखो यूएस का देख लो, यूएस का आपका वार्म है, क्योंकि 20 CO2 एमिशन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो आप रिकवर कर रहे हैं और कूल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो रेडिश एरिया है वो आपका कम होता चला जा रहा है। राइट, और इसी तरह आप इस तरह समझ सकते हैं, कलर से भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, कलर से भी आप समझ सकते हो इस टाइप से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हीट मैप में आप कलर की वैल्यूज डालना चाहते हो। जैसे यहाँ पर आप सोचते हो कि ये यूएस स्टेट की 2000 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी CO2 एमिशन की, या पाकिस्तान की 2001 में वैल्यू क्या थी, आप इस टाइप से सारी वैल्यूज यहाँ पर शो करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, एन नॉट का यूज करेंगे, कॉमा ANNOT, एन नॉट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इसको जब ट्रू करके देखते हैं, ठीक, तो ट्रू करके देखते हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पर वैल्यूज शो हो जाएंगी। ये देखो, सारी वैल्यूज आपको शो हो रही हैं, जो भी आपकी यूएस की 2000 की करस्पॉन्डिंग थी, 2001 की करस्पॉन्डिंग थी, यूएस की, इंडिया की, चाइना की, हर एक वैल्यू आपकी CO2 एमिशन की वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक, अब क्या है कि अब आपको अगर ये जो वैल्यूज है वो अपने अकॉर्डिंग डालनी है। ये तो आपके डेटा सेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, CO2 एमिशन की वैल्यूज। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, मुझे तो ये वाली वैल्यूज समझ में नहीं आ रही है, मैं तो वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग डालूंगा इसमें, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तो आपको याद होगा जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने एक एक्स डेटा फ्रेम लिया था, उसी एक्स डेटा फ्रेम को हम कॉल करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं एक्स डेटा फ्रेम, ये है ना आपका एक्स डेटा फ्रेम। इसी एक्स डेटा फ्रेम को पहले ऐसे एग्जाम्पल लेते हुए इसमें दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसी डेटा सेट में वापस आएंगे। ठीक है, तो हम एक्स डेटा फ्रेम को कॉल कराते हैं, ये एक्स डेटा फ्रेम हमें आ गया। अब इस एक्स डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज है 1 2 3 4 डेसिमल के साथ 1 to 5 तक की वैल्यूज, इन वैल्यूज में हम अपनी वैल्यूज खुद डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एनपी एरे बनाते हैं। ठीक है, तो एक एरे बनाएंगे, नंपाई में बनाएंगे, तो एनपी डॉट एरे लिया, उसके लिए हमें अब 2D मैट्रिक्स चाहिए, तो 2D के लिए बनाया। अब ए बी, अब 4 3 की वैल्यू चाहिए, इस बात का ध्यान रखना सभी लोग। सी, ठीक, इसको हमने कॉपी किया, तो 1 हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 C3 B3 एंड C3। ठीक, तो ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक, तो अब इस मैट्रिक्स को मैं एक नए डेटा फ्रेम में ले लेता हूँ y, और यहाँ पर y को कॉल कर देते हैं। देखो हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम तैयार हो गया। ठीक, अब इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज को हमें यहाँ पर शो कराना है। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर एक डेटा सेट बनाया और उसे हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया, वैल्यूज को एरे बना दिया जिसमें आपका डेटा सेट के साइज भी बराबर है। ठीक है, अब इससे हम एक एफएमटी पैरामीटर का यूज करेंगे, उस एफएमटी पैरामीटर से हम इस वैल्यूज को हम उसमें डालेंगे। ठीक है,
तो अब जरा देखते हैं कि अब इस बात का ध्यान रखना, एफएमटी में क्या होता है कि आपका फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। अब आपका किस फॉर्मेट में आपने डेटा सेट तैयार किया, अब जैसे ये वाला जो है इसका फॉर्मेट क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। हो सकता था कि मैंने यहाँ पर इंटीजर यूज कर रहा होता, तो इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेसिमल वैल्यूज के लिए क्या यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं। अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यूज का हमारे पास ये डेटा सेट मैंने बनाया होता, तो फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए हम एफ यूज करते हैं। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आप सी लैंग्वेज में क्या करते हो कि जैसे आप कोई कैरेक्टर यूज करते हो तो उसके लिए सी यूज करते हो, स्ट्रिंग के लिए एस यूज करते हो, ठीक है। अगर आप डेसिमल वैल्यूज या इंटीजर वैल्यूज ले रहे हो तो उसके लिए आप डी यूज करते हो। अगर फ्लोटिंग वैल्यूज ले रहे हो तो उसके लिए एफ यूज करते हो। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी वही चीज एफएमटी की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो अब जब देखते हैं कि एफएमटी की वैल्यूज हम डालते कैसे हैं, ठीक है। तो एस एन एस डॉट हीट मैप, कौन सा हीट मैप आपको बनाना है, एक्स वाले का, ठीक है। कॉमा एनॉट, जो एनॉट का काम क्या होता है कि ये वैल्यूज प्रिंट कराता है आपके हीट मैप में। तो एनॉट किया, एनॉट में कौन सी वैल्यूज आपको प्रिंट करानी है, ये वाई वाली वैल्यूज, तो हमने वाई डाल दिया, कॉमा एफ एम टी। अब इसमें फॉर्मेट कौन सा है, ये जो वाई वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है वो कौन से फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पर एस डालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद पी एल टी डॉट शो, अब रन कराते हैं तो देख लो आपका एक्स डेटा फ्रेम जो था उसी के अकॉर्डिंग आपकी हीट मैप प्लॉट हुई है। साथ में जो आपका वाई एनॉट वैल्यूज थी, एनॉट वैल्यूज से आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पर प्लॉट हो गई, और एफ एम टी एस है इसलिए स्ट्रिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। अब हम फिर से अपने पुराने वाले डेटा सेट में आते हैं और इस डेटा सेट में अपनी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अपनी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं, तो मैं एक बार पहले क्या करें, इसको पहले कॉल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी को उठा लेता हूँ मैं डायरेक्टली। अब इसमें आप एनॉट की जो ये सब वैल्यूज डाल रखी हैं, इसमें आप कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं जैसे, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो पैरामीटर क्या होता है, एनॉट अंडरस्कोर के डब्ल्यू एस, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड है एनॉट कीवर्ड्स। अब इसमें आप फॉन्ट साइज के चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। तो देख फिर से कॉपी करते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे काम करते हैं, एंड नॉट कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एंड नॉट कीवर्ड हमने ये लगा दिया, नॉट कीवर्ड यहाँ पर और एक नॉट कीवर्ड यहाँ पर भी बना देते हैं। ये आफ्टर है क्या, नॉट कीवर्ड में हम क्या क्या काम करेंगे, तो इसकी एक डिक्शनरी बनाई। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज का साइज मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज किया और इसको स्ट्रिंग में डाल दिया, क्योंकि भाई डिक्शनरी में तो ये आपका की होता है और की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब की वैल्यू हमने डाल दी 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। रन कराते हैं तो देखो आपके आपके जो डेटा पॉइंट्स थे उनके डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज थोड़ी सी साइज चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या है, आपको फॉन्ट साइज इसका चेंज करना है, ठीक है। तो सॉरी, फॉन्ट साइज कह रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है। जैसे आपकी फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, अंडरलाइन होती है, बोल्ड होती है या इटैलिक होती है, उस टाइप से। तो चेंज करते हैं फॉन्ट स्टाइल, एस टी वाई एल ई, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मुझे इटैलिक मान लेते करनी है, इटैलिक। चेंज करके देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई है। फ्रंट स्टाइल, ओके, यहाँ पे स्पेल गलत हो गई मेरी, फॉन्ट स्टाइल। तो ये देखो आपकी इटैलिक हो गई है सारी वैल्यूज, ठीक है। अब आप कहते हो सर मुझे क्या करना है कि अ, इसके कलर चेंज करना है, ठीक है। जैसे ये व्हाइट कलर दिख रहा है तो व्हाइट कलर की जगह मुझे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक चाहिए, ठीक है।
तो सिंपल कलर किया, कलर के बाद मैंने ब्लैक कलर के लिए के हम यूज करते हैं, यूज कर दिया, तो आपका कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, अब आप अल्फा भी यूज कर सकते हो इसमें। अब अल्फा अल्फा किस लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी डार्क हो जाएंगी या लाइट हो जाएंगी इस टाइप से। ठीक है, तो अभी तो मेरे ख्याल से बाई डिफॉल्ट इसकी 0.9 वैल्यूज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये डार्क डार्क दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ। ठीक है, तो अल्फा यूज करेंगे, ALPHA अल्फा, और अल्फा मैं करता हूँ 0.6 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा लाइट करते हैं, तो एरर आएगी आएगी क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को मैंने किसमें कर दिया, स्ट्रिंग में। तो ये हटाया 0.6। अब देखो पहले से थोड़ा सा लाइट हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये 2 कर देता हूँ मैं। देखो ज्यादा लाइट हो गया। ठीक है, तो ये तो मैं करने के लिए दिखा दिया था, वैसे मैं 9 ही रखता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपका अल्फा यूज हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपकी रोटेट हो जाएंगी, तो रोटेशन का यूज होगा। रोटेशन, अब रोटेशन किस में हो सकता है भाई, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल तो बाय डिफॉल्ट है, तो अगर हम वर्टिकल करके देखते हैं, ओके, तो वर्टिकल हो गया, इस टाइप से आपका ये हो गया। ठीक है, और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अब ये इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा, जो आपका ये बॉक्स के अंदर आपको एक तरीके से दिखेगा, इसके जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो देखते हैं, कॉमा BACKGROUND बैकग्राउंड कलर। ओके, और यहाँ पर मैं करता हूँ W वाइट कलर। ठीक, अब देखते हैं, ये देखो इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा ना, ये एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसकी वैल्यूज, फॉन्ट साइज की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ 10। अब आपको सही से दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, ये देख लो। ठीक, तो इस टाइप से हमने फॉन्ट्स ये एंड नॉट कीवर्ड्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, नॉट कीवर्ड्स तो यूज हो गए। ठीक है, अब इसमें हीट मैप में ही कुछ कीवर्ड्स और आते हैं, कुछ पैरामीटर्स और आते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट किया, और पेस्ट करने पर ये नॉट कीवर्ड्स हटा देता हूँ मैं। हीट पैरामीटर के ही कुछ कीवर्ड्स यूज करके देखते हैं। तो अब क्या होता है कि लाइन विड्थ को देखते हैं, कि जो इनके बीच में लाइन विड्थ है उसको देख करते हैं। इसको पहले मैं रन करा देता हूँ, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, अब ये इनके बीच में देखो आपको एक एक लाइन लाइन वगैरह दिख रही होगी ना, इस लाइन को हमको थोड़ा सा बढ़ाना है, लाइन विड्थ को बढ़ानी है। ठीक है, तो लाइन विड्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, LINE लाइन विड्थ इज इक्वल टू 4 करके देखता हूँ मैं। देखो अब आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा, ये लाइन विड्थ इसकी अलग अलग हो गई। ठीक है, अब इसी लाइन विड्थ का हमको कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे, लाइन कलर का यूज करेंगे। लाइन कलर इज इक्वल टू कौन सा कलर, ये रखते हैं कलर। ठीक, तो ब्लैक कलर हो जाएगा लाइन में, जो व्हाइट कलर था वो देखो इस टाइप से आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हो गई इस हीट मैप की। ठीक है, अब जरा हम आते हैं थोड़ा सा कलर मैप में। ठीक है, जो कलर बार आपका यहाँ दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। तो अभी कलर मैप का तो हमने सी मैप यूज कर ही रखा था। चलो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कलर मैप। तो कलर मैप के बारे में अगर हम बात करें कि अम, इसके लिए कलर मैप को हम क्या करेंगे, हाँ, इस कलर मैप को अगर हमको यूज नहीं है, अगर यूज नहीं है, इसको हटाना है मुझे, तो क्या करेंगे, सी बार का यूज करेंगे। और सी बार में क्या होगा कि सी बार को फॉल्स कर देंगे। ठीक है,
तो सी बार इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। ठीक, तो सी बार पे जब फॉल्स करेंगे तो क्या होगा, ये वो जो कलर बार आपको दिख रहा है ना, वो आपका हट जाएगा। तो देखते हैं, ये देख लो, अब आपके कलर बार आपका यहाँ से हट गया। ठीक है, अब क्या है कि अब आपका यहाँ पर तो कलर बार आपका हट गया। अब यहाँ पर जो एक्स और वाई लेवल के जो टिक्स है, ठीक है, 2000 2001 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो आपके जो कंट्री नेम है, इनके जो लेबल्स हैं, इनको आपको हाइड करना है, इनको हटाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो कमांड्स आती हैं इनके लिए, वो एक्स टेक्स्ट लेबल्स और वाई टेक्स्ट लेबल्स आते हैं, इनको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक्स, यहाँ पे ये देखो आपका दिख रहा होगा एक्स टी आई सी के, देखो आपके एक्स टेक्स्ट लेबल्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। चलो एक एक करके देख लेते हैं। एक्स टेक्स्ट लेबल मतलब एक्स एक्सेस के लेबल्स गायब हो गए। ठीक है, अब मुझे सेम चीज वाई के लिए चाहिए, तो वाई के लिए आपका गायब हो जाएगा। यहाँ पर वाई के लिए कर दिया, अपना वाई लेवल के भी गायब हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्स टेक्स्ट लेवल्स और वाई टेक्स्ट लेवल्स का यूज करके एक्स एक्सेस और वाई लेवल्स, वाई एक्स और वाई के लेवल्स आप गायब कर सकते हो। ठीक है, अब आपका क्या देख लो, सिंपल आप देख लो कि सिर्फ कंट्री नेम अब आपका बचा। ठीक है, तो अब इस कंट्री नेम का, क्योंकि आपका इंडेक्स है, अगर आपको इसको भी हटाना है तो आपको डेटा फ्रेम में आपके चेक जाके डेटा सेट में जाके इसको हटाना होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कलर बार के कीवर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, कलर बार में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होंगे, उनके भी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, तो सी बार कीवर्ड्स का यूज करेंगे। सी बार अंडरस्कोर के डब्ल्यू एस, सी बार कीवर्ड्स। ठीक है, तो अब कीवर्ड्स बहुत सारे होंगे यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये सब हटा देते हैं, इसमें सब क्या रखना है। ठीक है, तो वही सेम सी बार अंडरस्कोर के डब्ल्यू एस इक्वल टू यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सी बार के डब्ल्यू एस एक ले लिया वेरिएबल, जिसमें हम डिक्शनरी बनाते हैं, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से पैरामीटर्स हम सी बार कीवर्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन यूज करते हैं, ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ, ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली हो सकता है, तो हम हॉरिजॉन्टल भी ट्राई करते हैं एक बार। तो आपका क्या हो गया, ये सी बार देख लो, हॉरिजॉन्टल आपका आ गया। ठीक है, कुछ एरर आई है, स्पेलिंग गलत है, तो देखो आपका हॉरिजॉन्टल आ गया, आपका जो आपका पहले वर्टिकल था वो आपका हॉरिजॉन्टल में आ गया। ठीक है, अब इसी कलर बार को हम क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो श्रिंक कमांड का यूज करेंगे, कॉमा एच एच आर आई एन के श्रिंक, और श्रिंक की वैल्यू रख देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग वैल्यू होगी इसकी 0.5। ओके, देखते हैं, ये देखो आपका ये छोटा हो गया, जो कलर बार की वैल्यू थी आपकी वो छोटी हो गई। ठीक है, अब क्या है कि आप इसको एक्सटेंड करते हो। ठीक है, एक्सटेंड का यूज क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि इसमें एक नोक निकल जाएगी। ठीक है, कि आप एक एरो दिखाओगे किस साइड से किस साइड की तरफ आपको जाना है, तो एक एरो यहाँ पर मिल जाएगी, आप इधर बना सकते हो एरो, या इधर बना सकते हो, या दोनों साइड में बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होता है एक्सटेंड का यूज। तो एक्सटेंड में देखते हैं, अब एक्सटेंड में क्या होता है, मेन होता है, मैक्स होता है, और बोथ होता है। ठीक है,
अब मिन मैक्स बोथ में क्या डिफरेंस है? मिन के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में नोक आएगी, मैक्स में राइट हैंड साइड में आएगी, और बोथ में दोनों साइड में आएगी। ठीक है, तो जरा एक बार देखते हैं। एक्सटेंड, ठीक, यूज करते हैं सबसे पहले मिन। तो मिन में मैंने जैसे आपको बताया कि की तरफ आएगी लेफ्ट में, तो जरा देखते हैं। ये देखो आपके लेफ्ट की तरफ नोक आ गई। अब मुझे मैक्स यूज करके देखते हैं। मैक्स में इधर आ गई, ठीक है, आपको हल्का दिख रहा होगा व्हाइट कलर में। और बोथ करके भी देख लेते हैं। देखो दोनों तरफ आ रही है। ठीक है, इस टाइप से आप एक्सटेंड का यूज करते हो। अब एक्सटेंड के बाद क्या आता है आपका? एक्सटेंड फ्रैक्शन आता है। एक्सटेंड फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपको ये जो एरो दिख रही है वो एरो कितनी लंबी करनी है। ठीक है, वो है। तो अब इसको मैं जरा मिन करके देखती हूँ, मिन करके रखता हूँ और एक्सटेंड फ्रैक का यूज करता हूँ। एक्सटेंड FRAC, एक्सटेंड फ्रैक। ठीक, इसको रखा मैंने 0.2। देखते हैं, ये देखो आपकी पहले से ये लंबी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सटेंड फ्रैक का यूज कर सकते हो। अब क्या है कि इसमें जो आपकी वैल्यूज हैं ये, ठीक है, इसका यूज हम कलर बार की वैल्यूज की रेंज चेंज करने के लिए करते हैं। अब जो ये सारी वैल्यूज आपकी दिख रही हैं उसकी रेंज अगर आपको चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं? टिक्स का यूज करते हैं। अब टिक्स का, अब इसकी रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक रखनी है? फॉर एग्जाम्पल आप 0 to 21 करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वहां पर रेंज 21 तक थी। तो 0 to 21 आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो एनपी एक 1D एरे ले लेंगे। 1D एरे को आप 0 से लेकर 22 तक चला देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो टिक्स का यूज करते हैं और एनपी डॉट ए रेंज। ओके, रेंज डिसाइड कर दी कहाँ से? 0 to 22, तो 21 तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो रन कराते हैं। ये देखो 0 to 20 तक ये हो गया। ठीक, तो इस टाइप से आपके ये आपका टिक्स की वैल्यूज चेंज हो गई। अब इसके बाद आते हैं ड्रॉ एज में। ड्रॉ एज में क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर 0 कहाँ से कहाँ तक है, 1 कहाँ से कहाँ तक है, इसकी आपको बॉक्सेस इसके अंदर भी बनाने हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? ड्रॉ एज का यूज करते हैं। तो जरा देखते हैं ड्रॉ एज का यूज कैसे कर सकते हैं। ड्रॉ एजेस। ओके, बस ट्रू कर दिया। ठीक है, तो अब रन कराते हैं। ड्रॉ एजेस में देख लो आपके यहाँ पर लाइंस बन गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप ड्रॉ एजेस का यूज कर सकते हो। तो ये सारे थे आपके सी बार कीवर्ड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक्स लेवल्स और वाई लेवल्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। जैसे ये एक्स की वैल्यूज है और ये वाई की वैल्यूज है, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो। तो मैं अब क्या करता हूँ कि एक्स की जो लेवल्स की जो वैल्यूज है 2000, 2001, 2002, 2003, 2014 तक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जीरो से मतलब ऐसे क्या, 2000 को हम जीरो बनाते हैं, 2001 को 1 बनाते हैं, 2002 को 2 बनाते हैं, 2003 को 3 बनाते हैं, इसी तरह 2014 को 14 बनाते हैं। ठीक है, एक्स लेवल की तो ये वाली वैल्यूज हम चेंज करते हैं। और जो वाई है, ठीक है, वाई एक्सिस, इसमें हम क्या करते हैं कि अ, कहाँ गया मेरा डेटा सेट? ये डेटा सेट क्या है? यहाँ पर ये कंट्री नेम है। वहां पर जो हमारे जो एक्स वाई लेवल में दिख रहा है वो कंट्री नेम दिख रहा है।
हम कंट्री नेम की जगह कंट्री कोड सुन के दिखा देते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह यूएसए दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब ये काम हम कैसे करेंगे, तो आते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट किया, ये सब हटा देता हूँ मैं, सी बार और ये सी बार कीवर्ड्स से हट जाएंगे। ठीक है, डीएफ के साथ क्या आएगा, एक्स लेबल्स। ओके, जहां पर मैंने 0 to 14 तक मुझे रेंज डालनी है, तो 0 to 15 हम रखेंगे, जिस जहां तक 0 से 14 तक आएगी रेंज। ठीक है, तो np डॉट ए रेंज, और ये 0 to 15 तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया हमारा। अब वाई एक्सिस के लिए क्या करना है कि कंट्री नेम की जगह कंट्री कोड्स आने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वाई PICKLAY फिक्स लेबल्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंट्री अंडरस्कोर कोड। ठीक, अब कंट्री कोड तो यहाँ पर आ रहे हैं, कंट्री कोड यहाँ पर हमको लिखने भी पड़ेंगे, तो कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्री कोड। अब जो कंट्री कोड है वो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं उसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आपके कंट्री कोड्स हैं। ठीक, तो कंट्री कोड्स मैंने ये बना दी उसकी एक लिस्ट, और यहाँ पर एनपी रेंज 0 to 15 कर दी। तो 0 to 15 का मतलब क्या है, 0 to end -1, 0 to 14 तक यहाँ पर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब रन करा के देखते हैं। ये देखो 0 to 14 तक ये आ गया, एक्स एक्सिस की रेंज आ गई, और यहाँ पर आपका यूएसए, जीबीआर, आईएनडी, सीएचएन, इस टाइप से आपके वाई एक्सिस के कंट्री कोड्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब कोई भी हीट मैप को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोफेशनल मैनर में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टाइटल भी देना पड़ता है, आपको एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं। तो सेम थिंग हम भी वही काम करते हैं एज अ प्रोफेशनल लेवल में, किसी हीट मैप को दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट किया, पीएलटी फिगर तो ठीक है, ये कंट्री कोड हटाओ, ये एक्स टिक्स वाई टिक्स भी हटाओ। ठीक, यहाँ पर आप डीएफए रखो केवल, रन करा के देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक, ये आपका बन गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको प्रोफेशनल मैनर में दिखाना है, अगर आपको एक्स लेवल भी डालना है, वाई लेवल भी डालना है, और हीट मैप और टाइटल भी डालना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि EX का यूज करते हैं। EX का क्या यूज होता है कि EX को एक वेरिएबल में डाल के EX को हम सेट करते हैं कि उसकी टाइटल पे क्या सेट हो सकता है, एक्स लेवल क्या सेट हो सकता है, वाई लेवल क्या सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी, वो हमने EX एक वेरिएबल में डाल दी, और EX डॉट सेट का हमने यूज किया। ठीक है, अब EX डॉट सेट में क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं, आप सारी चीज डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो टाइटल सबसे पहले हम डालते हैं, टाइटल इज इक्वल टू, तो हम क्या बना रहे हैं, हीट मैप बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं ऑफ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, ये तो हमारा एक टाइटल हो गया। अब इसके बाद और हम क्या करना है, एक्स लेवल डालना है, तो एक्स लेवल किया इज इक्वल टू, एक्स लेवल में मेरे पास क्या है कि ईयर्स है, तो ईयर्स डाल दिए। ठीक,
और वाई लेवल डालते हैं। वाई लेवल्स में मेरे पास क्या है, कंट्री नेम है। तो अब रन करा देते हैं। तो ये आपके पास रन हो गया, ईयर्स भी हो गए, कंट्री नेम भी हो गया, और हीट मैप फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो इस टाइप से आपका एक स्कैटर प्लॉट, ओ सॉरी, हीट मैप तैयार हो गया एक प्रोफेशनल मैनर में, किस तरीके से होना चाहिए। राइट। तो अब तो ये हीट मैप कंप्लीट हुआ। अब हीट मैप, आपको जैसे आपको याद होगा कि मैंने हीट मैप में आपको को रिलेशन करना पड़ता है, कोई भी दो वैल्यूज के बीच में वो कितना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेशनशिप क्या होती है, सिंपल, कि को रिलेशन, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ को रिलेशन आफ्टर ऑल होता क्या है। तो वो क्या करते हैं, हम्म, स्क्रीन शो हो रही है मेरी को रिलेशन की। यस सर। हम्म, तो देखो, अब ये कोरिलेशन क्या होता है आफ्टर ऑल, कि कोरिलेशन आपका, अ कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोई भी आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, एक आपका एक्स और एक वाई है, दो वेरिएबल है जिनको आपको चेक करना है कि वो दोनों वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स आपका बढ़ रहा हो तो वाई भी बढ़ रहा है, या एक्स के साथ वाई कम हो रहा है, या एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है। तो इस टाइप से इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम ये कोरिलेशन, अगर हमें कोई मिलता है, तो वो जो वैल्यू कोरिलेशन की होती है वो आपकी -1 to 1 के बीच में लाई करती है। ओके, -1 to 1 के बीच में लाई करती है। अब इसमें जब आप देख सकते हो कि -1 का मतलब क्या है, कि -1 का है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कि अगर आपकी जो एक्स इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो वाई डिक्रीज कर रहा होगा उस टाइम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। जिस टाइम पे आपका एक्स इंक्रीज करे और एक्स के इंक्रीज करने के करस्पॉन्डिंग आपका वाई डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है। अगर आपका कोरिलेशन वैल्यू जीरो अगर आप रखते हो, तो जीरो का मतलब क्या है, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब क्या है, कि आपका एक्स इंक्रीज कर रहा हो बट वाई में कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, या वाई इंक्रीज कर रहा हो डिक्रीज कर रहा हो और एक्स में कोई इफेक्ट ना हो रहा हो। तो इट मीन्स क्या है, कि आपकी जो कोरिलेशन वैल्यू होगी वो जीरो होगी। और लास्ट आपका कहता है वन। वन का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, कि आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है तो करस्पॉन्डिंगली वाई भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये आपका कोरिलेशन की हल्की सी थ्योरी है। ठीक है। अब कोरिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो एक फिलहाल जो फॉर्मूला है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लीकेशन बाई वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये आपको कोई यूज नहीं करना है, बट जो इसके कोरिलेशन के पैरामीटर्स होते हैं उनके अपने खुद फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करके डेटा सेट में आप जब उन पैरामीटर्स को कॉल कराओगे तो वो डेटा सेट की वैल्यूज को चेंज करेंगे। ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको समझना नहीं है कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला किसमें यूज किया गया था। बस आपको एक इंट्रोडक्टरी के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया कि ये कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, और वहां पर जो पैरामीटर्स के नाम जो मैं दिखाऊंगा उन पैरामीटर्स के अपने खुद के फॉर्मूले होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपके डेटा सेट की जो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है वो वैल्यूज चेंज होंगी। ओके। तो हम फिर से अपने वही कोलैब वाले पार्ट में आते हैं, तो आपको उसको समझ में आएगा कैसे हो रहा है वो।
तो दिख रही है मेरी स्क्रीन? नेक्स्ट, कोरिलेशन। ओके, तो अब हमें कोरिलेशन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो कोरिलेशन के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा फ्रेम तो होना चाहिए, तो हम डीएफ को कॉल करा लेते हैं आपके। ओके, ये आपका एक डीएफ आ गया, ठीक है, जिसमें कंट्री नेम्स और उसके करस्पॉन्डिंगली ईयर वाइज आपके CO2 इमिशंस की वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आप कोरिलेशन मेथड का यूज करना है। तो कोरिलेशन मेथड का यूज करने के लिए उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी होंगे, तो पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। फिलहाल पहले कोरिलेशन का आप वो देखो, क्या मैथ वो कमांड होती है, CORR df.cor, ठीक, रन कराएं। तो यहाँ देख लो आप कि कोरिलेशन की जो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चेंजेस आए हैं। अब देखो 1 0 0 0 0 0 1 1 इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स की वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी 1 to -1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ पर आप देखो कि 1 और 0.9 0.8 इस टाइप से सारी वैल्यूज है। निगेटिव की कोई वैल्यूज नहीं है, कोई बात नहीं, निगेटिव कोई वैल्यूज नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसकी बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि डायगोनल में आपका 1 1 1 1 1 1 1 सारा दिख रहा है। इट मीन्स क्या है कि कोई भी कंट्री खुद से खुद को जब कंपेयर करती है तो वो हाईएस्ट कोरिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 है। ओके, दूसरी चीज आप यहाँ देखो कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो 2014 को 2000 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर 0.96 है, ठीक है, 962332 है। फिर उसके बाद 961622 हो गया, फिर 9656, इस टाइप से अब इसका घटता जा रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। तो ये क्या है कि ये जो वैल्यूज है आपकी, वो अपने करस्पॉन्डिंग जो जितना कोरिलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आप इस टाइप से समझ सकते हो, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हीट मैप के लिए इसकी यूज कर सकते हो। तो अब हीट मैप यूज करते हैं। तो हीट मैप के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसकी, चलो इसको रहने देते हैं। तो PLT डॉट फिगर, सबसे पहले तो मैं साइज ही बड़ा कर देता हूँ इसका, फिगर साइज इज इक्वल टू 10,6 और SNS डॉट हीट मैप, ये df.cor को ही कॉल कर लेते हैं। ओके, साथ में हैंड आउट भी ले आते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज भी चाहिए कि उस टाइम पे वैल्यूज क्या थी उसकी। ट्रू, और लाइन विड्थ भी कर देते हैं जिससे आपको अलग अलग दिखाई दे सब कुछ। लाइन विड्थ इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। ओके, तो रन कराते हैं। अच्छा, ये भी आ रही है, छोटा आ गया, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और ये डेफिनेशन हटा देते हैं, रेडी डॉट शो, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 16/9 करके देखते हैं। चलो, अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो मैंने आपको बताया डायगोनल्स में 1 1 1 1 है, तो आपका एक जो कोई भी चीज खुद से कोरिलेट होती है तो उसका तो आपकी वैल्यू वन ही आती है, ठीक है। अब साथ में आप यहाँ देखो कि 2014 में 2000 में 9.0.960 960 97 है, ये बढ़ता जा रहा है, 98 बढ़ता जा रहा है, 98 बढ़ता जा रहा है, तो इससे कोरिलेशन इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो 2000 का इसके साथ, ठीक है, तो 2000 का आप यहाँ नीचे देखते रहोगे तो 1 1 1 1 1 ही है, फिर उसके बाद 0.99 0.99 ये सबका सेम ही है। तो इस टाइप से इसकी कोरिलेशन की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। अब हीट मैप में जो आपको लाइंस दिख रही हैं
उसमें कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ काम कैसे किया जा सकता है इसमें, क्या आप कुछ और नया इसमें कर सकते हैं? तो एक कमांड होती है, कमांड का नाम है परम्स, ठीक है। अब वो परम्स का यूज क्या है वो जरा देखते हैं, तो चेक करते हैं। हम पहले तो कॉपी कर लिया जाए। इसको 3x इज इक्वल टू, एक्स का यूज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स का हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी सेट करने के लिए, ठीक है। तो अब एक्स डॉट टिक टिक अंडरस्कोर परम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या यूज करेंगे, इसका थोड़ा सा साइज चेंज करेंगे, साइज इज इक्वल टू 10। एक बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो साइज हमने चेंज किया, कुछ चेंजेस दिखे, और कुछ करके देखते हैं। कॉमा कलर इज इक्वल टू बी, कॉमा लेबल साइज इज इक्वल टू 10, कॉमा लेबल कलर इज इक्वल टू, ठीक। साथ में हम plt डॉट टाइटल भी लगा देते हैं, heat map of who is responsible for global वार्मिंग, और इसका मैं साइज भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20, ठीक। plt डॉट शो है हमारा, रन करा के देखते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता है इसका, 20। ये देखो, आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये थोड़ा सा और ज्यादा दूर होती जा रही हैं, इनके एक्सटिक्स की ये प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि यहाँ तो ब्लू है, इसको मैं करता हूँ फाइव, ये देखो ये आपका पास आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप वैल्यूज को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एक्स टिक्स परम्स का यूज करके। अब यहाँ पर हीट मैप में कोरिलेशन दिख रहा है, ठीक है। अब कोरिलेशन कैसे दिख रहा है कि आप समझने की कोशिश करो कि अब डायगोनल्स में जैसे मैंने आपको बताया 1 है, एक दूसरे से आपका कोरिलेट कराओगे तो सेम ही आएगा। इसके ऊपर और नीचे जो डायगोनल्स के हैं ये दोनों आपकी एक एज अ मिरर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर आपको विजुलाइज करना है इसको, तो विजुलाइज करने के लिए या तो आप नीचे का हटा दो या तो इसके ऊपर का हटा दो, क्योंकि आपका ये मिरर रिफ्लेक्शन ही होता है। आप चाहे चेक कर सकते हो 0.96, 0.96, 9696, 9696, यहाँ पर आपका 0.988978, वैसे ही आपका यहाँ पर भी है। तो डायगोनल्स के ऊपर नीचे बिल्कुल आपका सेम होता है ये। तो अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो आप ये लोअर का भी ले सकते हो या अपर का ले सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लो, जैसे यहाँ पर देखो 2014 और 2002 में, तो जैसे आपको कहा गया 2014 और 2002 में, ठीक है, 0.97 है। साथ में इसके बढ़ते हुए 2014 के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशंस
होते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पॉजिटिव रिलेशंस कैसे इसके बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बढ़ते बढ़ते तो 14 के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन जो बढ़ रहा है वो CO2 इमेज बढ़ता जा रहा है, जो नेचर के लिए सही नहीं है। ईयर वाइज आपका CO2 भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही हम कोरिलेशन को चेक करते रहते हैं या कोरिलेशन का यूज करते हैं। अब हम यूज करेंगे ट्रेल फंक्शन का, TRILL, ठीक है। अब ये ट्रिल फंक्शन किस लिए यूज होता है कि आपको जैसे मैं बताया ना, जब आपको विजुलाइज करना या एनालिसिस करनी होती है तो हम या तो लोअर को लेते हैं या तो अपर को लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिल फंक्शन से क्या होता है कि ये लोअर का गायब हो जाता है या अपर का गायब हो जाता है, तो सिर्फ एक चीज दिखती है और जो उसमें व्हाइट मास्किंग का यूज हो जाता है, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। ये सब एक स्टिक से आते हैं, नॉट लाइन पे सही रहने दो, TF को और भी रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अंडरस्कोर मैक्स एक नया एरे लेते हैं, ठीक है। और मैक्स इज इक्वल टू ये DF कॉर को डाल देते हैं उसमें, ये आपकी कोरिलेशन मैट्रिक्स एक बन गई, ठीक है। और उसके बाद मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, NP डॉट ट्रिल और उसमें इस 4 मैक्स को डाल देते हैं, ठीक है। और जो आपका SNS है उसके अंदर कोरमैक्स कॉल कराते हैं, कॉमा मास्क अंडरस्कोर इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब रन करा के देखते हैं, चलो मैंने ट्रिल फंक्शन का यूज, ओके ट्राई लोअर। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि लोअर वाली आपकी हट गई, जिससे आप अपर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये TRI फंक्शन है, ट्राई फंक्शन है, जिसके थ्रू आपका लोअर बना दो या तो यहाँ पर अपर बना दो। तो अब अपर के लिए यूज करेंगे तो अपर वाला आपका हट जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये अपर हट गया, तो आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो लोअर में, ठीक है। तो ये अपर और लोअर के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो अब एक डेटा सेट में कोई भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यूज नहीं थी। अब वहां पर देखो मैंने जो आपसे कहा था कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और जीरो के आसपास की वैल्यूज के लिए हमने देखा था। अब क्या करते हैं कि अब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक डेटा सेट उठाते हैं, उसके साथ हम काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो अब एक डेटा सेट है जिसमें हम एक sklearn लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जो आपकी GIT हब से एक डेटा सेट को लेंगे, ठीक है, जिसका नाम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा सेट इंपोर्ट उसमें किया गया है, जिसको हम इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद काम करने की कोशिश करेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे हीट मैप में कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn, ये एक लाइब्रेरी है जो हम अभी आगे sklearn के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बट अभी यहाँ पर सिर्फ मैं एक डेटा सेट को लोड करने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। डेटा सेट import load underscore data set, सॉरी लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट अंडरस्कोर कैंसर, ठीक है, आ गया, ये आ गया, ठीक। कैंसर अंडरस्कोर डेटा सेट, एक हमने डेटा फ्रेम तैयार कर रहे हैं जिसमें उसको लोड करेंगे, लोड
अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर, लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट अंडरस्कोर कैंसर। ओके, हमने यहाँ पर लोड करा दिया और इस डेटा फ्रेम को कॉल करा देंगे, तो इससे हमारी डेटा जो आएगा वो रन करेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। पहले आपका डेटा है, उसके बाद फीचर नेम्स है और उसके बाद टारगेट वैल्यूज है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसमें देखो डेटा सेट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद टारगेट वैल्यूज का टारगेट वेरिएबल अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो टारगेट वेरिएबल है। ठीक है, अब टारगेट वेरिएबल के बाद क्या है, जिसमें एक ट्यूमर को अलग अलग फीचर्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, अब ट्यूमर आपके दो टाइप के होते हैं, एक मेलिग्नेंट होता है, एक बेनिन होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेलिग्नेंट मतलब क्या होता है कि जो जिसके ब्रेस्ट कैंसर है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, और जिनको बेनिन होगा उसकी वैल्यू होगी 1। इसका मतलब है ब्रेस्ट कैंसर उनको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो फीचर्स है, ये जो फीचर्स है वो आपके 31 फीचर्स है आपके पास। फीचर्स कौन से? मीन रेडियस से लेकर आपके यहाँ तक, ये आपके 31 फीचर्स हैं, जिन फीचर्स के अकॉर्डिंग ये काम किया गया है, जिसमें 30 तो ऊपर जो दिख रहे हैं वो 30 फीचर्स है और एक आपका टारगेट वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस कॉलम्स जो आपके हैं वो असाइन हो जाएंगे एक डेटा सेट जिसे हमें कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ये कुछ जो सारे डेटा सेट्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं और एक टारगेट वैल्यू के साथ हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम डेटा सेट को उठाएंगे, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अब जैसे आपको ये पता होगा कि मैं कोई भी जब सीबॉर्न में डेटा उठाते हैं वो डेटा सेट, अब ये सारे जो डेटा सेट है सारे, ठीक है, उन डेटा सेट को हम उठा के सबसे पहले तो हम डेटा फ्रेम में चेंज करते हैं। अब डेटा फ्रेम में चेंज करने के लिए वो डेटा सेट में होना चाहिए, तो उस डेटा सेट को हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, सारे फीचर्स नेम्स को, टारगेट को, और जो भी डेटा सेट है उनको अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो डेटा फ्रेम इससे बनाना है, तो डेटा फ्रेम के अंदर हम काम करेंगे। अब नंपाई का यूज किया, ई अंडरस्कोर आंसर अंडरस्कोर डेटा सेट, यहाँ पर हमने लिया डेटा। ठीक है, डेटा की स्पेलिंग सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं, डेटा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन वेरिएबल है आपके, डेटा, फीचर नेम्स एंड टारगेट, इन तीनों का ही काम करेंगे। ठीक है, तो डेटा लिया सबसे पहले, कॉमा कैंसर अंडरस्कोर डेटा सेट, टारगेट लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, कॉमा कॉमा कॉलम्स नेम्स इज इक्वल टू np डॉट अपेंड करेंगे कैंसर अंडरस्कोर डेटा सेट, और डेटा सेट में क्या करेंगे, सारे के सारे फीचर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फीचर अंडरस्कोर मीन्स चेक कर लेते हैं कि स्पेलिंग सही की नहीं, FEAT और फीचर, चलो एक बार चेक करते हैं। फीचर अंडरस्कोर मीन्स, शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो इसमें नीचे कर लेता हूँ। फीचर नेम्स कॉमा सेकंड आपका टारगेट, ये आंसर अंडरस्कोर DF, ये जो है DF आपका बैठेगा, PD डॉट डेटा फ्रेम, भैया रन करा के देखते हैं। ये देखो आपका एक हो गया। अब
यहाँ पे देखो ये 30 आपकी कॉलम्स है, डॉट हेड, देखो आपके 30 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। ठीक है, तो ये 30 कॉलम्स ये सारे हो गए आपके फीचर्स नेम्स, और एक लास्ट वाला टारगेट है। तो इस टाइप से आपका एक डेटा सेट तैयार हो गया है। अब आप इसमें देखो 30 फीचर्स हो गए, 31st आपका टारगेट हो गया। अब हम 30 फीचर्स के अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग की हेल्प से मशीन को ट्रेन करेंगे। अब यही चीज है कि मशीन लर्निंग को ट्रेन करेंगे तभी तो मशीन आपको बताएगी कि आपको ये जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी एक्यूरेसी पर पड़ेगा। अब हो सकता है किसी कॉलम का हमारे टारगेट से कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है, तो हम उसे यूज करेंगे क्या? बट हो सकता है कि एक्यूरेसी अच्छी हो सके, या फीचर इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम इस डेटा फ्रेम को कोरिलेशन हीट मैप निकाल के करेंगे। ठीक है, उससे हमें नॉलेज बने मिलेगी, और ये पता चलेगा कि कौन से कॉलम्स हमारे टारगेट वैल्यू के साथ कितना ज्यादा कोरिलेटेड है। ठीक है, तो इस टाइप से हम फीचर इंजीनियरिंग का यूज करके ये काम कर सकते हैं। और अगर जो भी डेटा हमारा टारगेट वैल्यू से कोरिलेटेड नहीं होगा, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। तो सर सबसे अब पहले, हाँ, आगे नेक्स्ट क्लास में करवा दीजिए। सर टाइम भी हो गया, नेट भी स्लो चलने लगा। ओके, बस ये लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद फिर पेयर प्लॉट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस ये वाला एक चीज समझ लो, बस एक छोटा सा ही ओके टॉपिक है, बस यही एक लास्ट ही है। ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा कि अब ax इज इक्वल टू सेट कर देते हैं डॉट हीट मैप, जो आपका डेटा फ्रेम है उसको उठा लिया, डॉट, वो रिलेशन मैट्रिक्स इसकी हम बनाएंगे इस वाले की, और नॉट, उसकी वैल्यूज डाल देते हैं, ट्रू, कॉमा, लाइन विड्थ इसकी लगा देते हैं इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये कर लिया। एक्स एक्स पैरामीटर्स की लगा देते हैं, पैरम्स, size is equal to 10, comma, color is equal to b, label size is equal to 10, and label color equal to, ठीक, ये हो गया। और लास्ट है आपका plt टाइटल वगैरह की जरूरत नहीं है, plt डॉट शो। और यहाँ पर इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि साइज बड़ा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। plt डॉट फिगर, ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, 25 बाई 25 कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई? सेट, ओके, सॉरी, लेट्स डॉट हिट मैप। अब ये जो है, ये थोड़ा कोरिलेशन हीट मैप को एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, अब इसको एनालिसिस करने पे ये आप देखो कि आपको कोरिलेशन की वैल्यूज बहुत कम रही होंगी कहीं पर। ठीक है, कहीं या देखो ये ये बड़ा नहीं हो रहा है, जो इमेज, ओपन न्यू इमेज, शो हो रही है इमेज यहाँ पर, बड़ी वैल्यू शो हो रही है यहाँ पर। सभी को ये क्या मेरी इमेज शो हो रही है यहाँ पर? यस ठीक है, तो आप जरा यहाँ पर देखने की कोशिश करो। ओपन इमेज विंडो में करता हूँ मैं।
अब यहाँ पर कहीं कहीं देखो वैल्यूज क्या हो रही हैं कि 0 यहाँ देखो माइनस में दिख रही है आपको, -0.0 दिख रही है, या 0.043 दिख रही है, या 0.078 दिख रही है, -0.074 दिख रही है। इस टाइप की जो वैल्यूज है जो जीरो के आसपास है, या 0.093 दिख रही है, तो ये सारी वैल्यूज को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कोरिलेशन है वो हमारे टारगेट वैल्यू के साथ ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि इस तरह से हम डायग्राम को देखकर किन वैल्यूज को हम ड्रॉप कर सकते हैं, किन वैल्यूज को हम ले सकते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड हम कैसे कर सकते हैं, जो वैल्यू हमारी +1 और -1 के आसपास होती है। अगर जो वैल्यूज आपकी 0 के आसपास आ रही होंगी वो हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से हम कोरिलेशन हीट मैप का यूज करके अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं और विजुलाइज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पेयर प्लॉट का यूज करेंगे। पेयर प्लॉट में आपका वो एक तरीका है आपका सब प्लॉट की तरह काम करने का। ठीक है, सब प्लॉट में क्या करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को एक साथ एक एरिया में ले आते थे जिसमें ग्रिड्स होती थी, और उन्हीं ग्रिड्स में अलग अलग ग्रिड में हम डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स को प्लॉट कर देते थे। अब वही चीज सेम चीज हम पेयर प्लॉट में करेंगे। पेयर प्लॉट मेनली हम स्कैटर प्लॉट के लिए यूज करते हैं। अब स्कैटर प्लॉट, चलो वो चीजें हम बाद में बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेयर प्लॉट्स। ठीक, 1 मिनट कोई जाना नहीं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।